नमस्कार दोस्तों, आज बात मौर्योत्तर काल की। मौर्य काल के बाद के 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। मगध में शुंग और कर्ण वंश, पश्चिमोत्तर भारत में हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, दक्कन में सातवाहन, दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और चेर। एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। मगध में शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मगध पर शुंग राजवंश की स्थापना की। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने बौद्धों को भी संभवतः दान दिया था। दक्कन प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र था। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में महापाषाणी यानी मेगालिथिक शवकच्छ पाए गए हैं। महापाषाण यानी मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। शवकच्छ या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन शवकच्छों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफी जानकारी मिली है। वे किसान तथा पशुपालक थे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण तथा मड़ियों से बने आभूषण पहनते थे। ये शवकच्छ विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ जमीन में खड़ी की गई सामान्य प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में है, तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में भी हैं। वे लोहे की कुदाल तथा हंसियों का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। शवकच्छों को देखने से पता चलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उन लोगों की बड़ी विचित्र धारणाएं रही होंगी। घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्राएं कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों की मड़ियों और संभवतः लोहे की वस्तुओं का भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहां एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी, जिसे महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों से मिले हैं जहां से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से। मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी, जैसे सातवाहन। इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध भी हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़कर आंध्र में भगा दिया। परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। यह काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठी पुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठी पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए, तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और मुंबई के पास भी नगर बसाए गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे।
सातवाहन राज्य समृद्धशाली था, इसका प्रशासन अच्छा था, राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। बौद्ध स्मारक के बारे में देखें। इस समय के नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची के स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बनाए गए थे। अमरावती का स्तूप भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला और सारनाथ के विहार। इससे नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेत्सा के गुफा विहार। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती हैं। बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। विहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे, उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हुआ।